नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पाराशर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम चर्चा कर चुके थे किसके बारे में? चाय के बारे में। चाय के बारे में पिछली क्लास में हम ढंग से चर्चा कर रहे थे और हमारा टॉपिक है भारत में कृषि। जो भारत में कृषि है इसके मैं लगातार पार्ट बनाते जा रहा हूं। मैं इनको क्या करता हूं, एक प्ले लिस्ट में ऐड करता जा रहा हूं ताकि आपको क्रम से पढ़ने में सुविधा रहे। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में जाने के बाद क्या होगा, प्ले लिस्ट में मैं जो भी सारी वीडियोज हैं वो क्रम वाइज आपको मिल रही हैं। वहां से जाके आप अपने नोट्स बनाएं और प्रॉपर नोट्स आप यदि बनाते हैं तो प्ले लिस्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वहां जाके आप देखें। तो लास्ट क्लास में मैंने चर्चा की थी चाय के बारे में। चाय है वो, चाय के मैंने बागान है आज यहाँ पीछे भी लगा दिया है। देखिए ये चाय के बागान है, आप देख रहे होंगे यहां से ढलान है। देखिए यहाँ ढलान है, इधर देखेंगे तो यहाँ भी ढलान दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है, यहाँ से भी ढलान है। तो इन पर क्या है, बरसात का पानी रुकता नहीं है और बह करके चला जाता है। ये होते हैं हमारे चाय के बागान। ठीक है, किसके बागान थे? चाय के बागान थे। मैं साइड में हो जाता हूं ताकि आपको साफ नजर आए। ठीक है, चाय के बागान, इनको मैं यहां पर ऐड कर लेता हूं। पिछली क्लास की बात करता हूं। सबसे पहले मैंने फर्स्ट क्लास में आपको चाय के बारे में बताया, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एक बार चाय के बारे में क्या क्या हमने पढ़ा है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला तो ये था। इसके अलावा हमने क्या देखा, चाय देख लिया, चाय के बारे में ये देखिए, ये मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूं। अब मैं बात करता हूं कॉफी की। आज मैं किसकी बात करता हूं? कॉफी की। ठीक है, कॉफी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो कॉफी की क्या चर्चा करने वाले हैं, देखिए। हम बात करने वाले हैं कॉफी की। आखिर कॉफी है, कॉफी विश्व में कहां होती है? मूलतः यदि देखी जाए, कॉफी यदि किसी जगह की है तो मूलतः ये फसल कहां की है? ये अफ्रीका की फसल है। मूलतः ये अफ्रीका महाद्वीप है, वहां की फसल है। और वहां पे भी मैं देखता हूं कई सारे इथोपिया है। ठीक है, इसके अलावा इथोपिया देश है, वहां भी एक कॉफी है, ये सर्वप्रथम क्या हुई थी, उगाई गई थी। ठीक है, ये दो तीन जगह हैं, मैं इनको बना देता हूं, चलो मैप में आपको समझ में आ जाएगा। मैं तीन चार जगह बनाता हूं। देखिए अफ्रीका का मैप मैं इस प्रकार बनाता हूं जब मैं और आपको, ठीक है, ये मैं क्या बना रहा हूं, अफ्रीका। और अफ्रीका में मैं यहाँ तीन चार देश दिखा देता हूं आपको। देखिए यहां पर मैं बात करता हूं, ये स्थान है कोलंबिया। ठीक है, यहाँ स्थान पर मैं बात करता हूँ कोलंबिया के बाद इथोपिया, और इथोपिया के बाद में यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारा एक देश आने वाला है ब्राजील। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं इनको, कोलंबिया, इथोपिया और ब्राजील। कोलंबिया, इसके अलावा ये तो है कोलंबिया, ये है इथोपिया, अलग से लिख देता हूं कोलंबिया, इथोपिया, और ये है हमारा ब्राजील। ये कौन सा है? ब्राजील है। कौन सा स्थान है? ब्राजील। अब ये ब्राजील है, यहाँ ब्राजील देश है। इस ब्राजील देश कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में ये जो अफ्रीका का ये ब्राजील है, ये प्रसिद्ध माना जाता है। तो मैं इसे लिख सकता हूं अफ्रीका महाद्वीप, और मैं इसकी अफ्रीका महाद्वीप। जब मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी आप देखेंगे मैं वहां पर भी कृषि लेने वाला हूं कि वर्ल्ड में कहां कहां पर कृषि है, कौन से स्थान प्रसिद्ध हैं, तब भी इसका आप वहां पर रिवीजन कराने वाला हूं। अभी तो आप बस केवल सुनते जाइए। इस ब्राजील है, इस ब्राजील में बहुत बड़े बड़े चाय के बागान लगाए जाते हैं जिनको फेजेंडा नाम दिया जाता है। कौन सा नाम दिया जाता है? चाय में ये कई बार पूछा गया है, ब्राजील में कॉफी के बड़े बड़े बागान लगाए जाते हैं जिनको क्या बोला जाता है? तो ब्राजील में बड़े बड़े कॉफी के बागानों को क्या बोला जाता है? फेजेंडा बोला जाता है। अब यहां पर क्या होता है, एक नगर है साओ पालो नगर। कौन सा नगर है? साओ पालो नगर। ये साओ पालो नगर है, साओ पालो नगर। ठीक है, अब जो यहाँ पर फेजेंडा है, यहाँ पर इस पूरे ब्राजील देश में जो भी कॉफी के बड़े बड़े बागान हैं उनको फेजेंडा बोल दिया। अब उन बागानों से जो कॉफी आई है वो कॉफी निकटतम, जैसे हमारे आसपास गांवों से यदि हमने ट्रक फार्मिंग में देखा था, क्या उगाई थी हमने? सब्जियां उगाई थी, और ट्रकों के माध्यम से निकटवर्ती जो शहर है वहां तक हमने पहुंचाई है। शहर में सब्जी है, उसकी उत्पादकता ज्यादा है, हमें वहां पर मुनाफा भी सबसे ज्यादा है। अब तो यहां पर क्या होता है, ये पूरे ब्राजील से जो कॉफी है वो इकट्ठी होकर आती है, और कौन से नगर में आ जाती है? इस साओ पालो नगर में इकट्ठी होकर के आ जाती है।
इसलिए आप देखेंगे कि विश्व की कॉफी मंडी के नाम से जाना जाता है वो ब्राजील का ये साओ पालो नगर जिस नाम से जाना जाता है इसे विश्व की कॉफी मंडी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? विश्व की कॉफी मंडी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि विश्व की कॉफी मंडी किस नाम से कौन है? तो ब्राजील का साओ पालो नगर है जिसे विश्व की कॉफी मंडी के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर इकट्ठा हो गया, इससे जो भी है वो सारा इकट्ठा होकर के कहां आ गया है? इस साओ पालो नगर में आ गया है। इस साओ पालो नगर में आने के बाद आप देखेंगे कि यहां पर एक बंदरगाह है। ठीक है, ये हो गया, ये ब्राजील हो गया, साओ पालो नगर हो गया। इसके अलावा मैं बात करता हूं तो यहां पर बात कर लेते हैं हम। ठीक है, यहां एक बंदरगाह है जिसका नाम है सेंटोस बंदरगाह। कौन सा है? सेंटोस बंदरगाह है। इस सेंटोस बंदरगाह से क्या किया जाता है? ये यहां से इस नगर में आई है सबसे पहले कॉफी, और यहां नगर से आने के बाद इस बंदरगाह पर पहुंचा दी जाती है ताकि इस बंदरगाह से विभिन्न जो भी हमारे देश हैं जिन देशों तक इसका सप्लाई होती है तो पूरे विश्व में सप्लाई होती है इस सेंटोस बंदरगाह से होती है। इसलिए इस सेंटोस बंदरगाह का नाम ही दे दिया है विश्व का कॉफी बंदरगाह। इसका क्या नाम दे दिया है? विश्व का कॉफी बंदरगाह इसका नाम दे दिया है। तो यहां लिख दो विश्व का कॉफी बंदरगाह यदि किसे कहा जाता है तो यही है सेंटोस बंदरगाह, कॉफी बंदरगाह। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया गया है कि विश्व का बंदरगाह कौन से बंदरगाह को कहा जाता है? तो ब्राजील में ही सेंटोस बंदरगाह है जिसे विश्व का कॉफी बंदरगाह कहा जाता है। यहां तक आपकी बात समझ में आई है? तो कॉफी है ये प्रसिद्ध कहां है? प्रसिद्ध है अफ्रीका की, और अफ्रीका में भी कौन सा देश है? ब्राजील देश है। यहाँ पर चाय कॉफी के बड़े बड़े बागान होते हैं कॉफी के, जिनको क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। ये फेजेंडा इकट्ठे होकर के जिस नगर में आते हैं उसे साओ पालो नगर में आते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? विश्व की कॉफी मंडी कहा जाता है। यहाँ से ये सेंटोस बंदरगाह पर पहुंचा दिए जाते हैं जिसे विश्व का कॉफी बंदरगाह कहा जाता है। यहाँ से ये जो भी पूरे वर्ल्ड में क्या हो जाती है, यहाँ से सप्लाई हो जाती है। ये तो हुई विश्व की बात है। ये तो किसकी बातें हुई है? विश्व की। अब मुझे बताइए आप, मैं लेके आता हूं आपको भारत में। भारत में कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? तो भारत में यदि कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन यदि कहीं होता है तो वो होता है कर्नाटक में। कहां होता है? कर्नाटक में होता है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर उत्पादक राज्य यदि पूछा जाए तो कर्नाटक है। कर्नाटक के जस्ट नीचे पर क्या है? केरल है, और केरल के जस्ट पास में ही नीचे क्या है? तमिलनाडु है। तो कर्नाटक, फिर केरल और फिर तमिलनाडु, ये तीन हमारे जो राज्य हैं ये क्या है? कॉफी के उत्पादन में महत्वपूर्ण है या अग्रणी है। यह बात हो जाती है। मैं बात करता हूं लगभग तापमान कितना चाहिए? तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है वो कॉफी के पेड़ पौधों के लिए क्या होती है? जरूरी होती है। कॉफी किससे प्राप्त होती है मुझे बताइए? बीजों से या पत्तियों से? मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये बीजों से प्राप्त होती है। इसके अलावा मैंने कॉफी के बारे में और भी आपको बता दिया था कि कॉफी में कैफीन ही पाया जाता है, टैनिन नहीं पाया जाता है। इसलिए आप देखते हैं आपको फटाफट एनर्जी की जरूरत होती है तो आपको कॉफी पीने की आवश्यकता होती है, चाय पीने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप ऐसा थका थका महसूस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि एकदम शरीर में आपके एनर्जी नहीं बची है कुछ समय के लिए, 2-5 सेकंड के लिए, तो आप तुरंत कॉफी पिए। कॉफी पीने के बाद आपको एक एनर्जी फील होगी। तब आपने देखा होगा जब भी आप ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो ब्लड डोनेट करने के तुरंत बाद आपको कॉफी पिलाई जाती है, चाय नहीं पिलाई जाती। क्या दी जाती है? कॉफी इसीलिए पिलाई जाती है, ये तुरंत अमन को इंस्टेंट एनर्जी देती है। ठीक है, तो कॉफी की मैं बात कर लेता हूं। लगभग 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। 20 सेंटीग्रेड जो तापमान है वो इसके लिए जाना जाता है। इसके अलावा इस कॉफी की जो प्रमुख किस्म कौन सी है? अरेबिका रोबस्टा। कौन सी है? अरेबिका रोबस्टा। ये इसकी क्या है? और लिबेरिका। अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका, ये तीन किस्म हैं। ये कॉफी की प्रसिद्ध क्या है? किस्म है। भारत में कौन सी किस्म है वो सबसे प्रसिद्ध किस्म है, इनकी चर्चा हम कॉफी में लिख लेते हैं। इतना करने के बाद मैं ये पूरा आपको आश्वस्त करता हूं कि ये सारी जो चीजें हैं आपकी, वो इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन कॉफी से आने वाला नहीं है। ठीक है, तो कॉफी के बारे में चलते हैं। हमने कुछ लिखा है क्या? देख लेते हैं। अभी ये लिखा है बस कॉफी में। ठीक है, ये लिख लिया है। इसके अलावा अब मैं बात कर लेता हूं भारत में। ठीक है, इंडिया में बात करूं तो यहां लिख लेते हैं भैया। ठीक है, यहां लिखता हूं भारत में, या सबसे पहले लिख लेते हैं
कॉफी में ताजगी प्रदान करने वाला तत्व कौन सा है? ठीक है, इससे भी पहले लिखते हैं, कॉफी को किससे प्राप्त किया जाता है? बीजों से प्राप्त किया जाता है, बीजों से प्राप्त किया जाता है। कोष्टक में लिख लेते हैं भैया पत्तियों से नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पत्तियों से नहीं इसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर यदि मैं बात करता हूं, ठीक है, पत्तियों से प्राप्त नहीं किया जाता है। इसके अलावा आवश्यक कॉफी के लिए आवश्यक वर्षा कितनी चाहिए होती है? तो आवश्यक वर्षा की जो मात्रा है, और मैं लिख लेता हूं आवश्यक वर्षा देख ली है, आवश्यक तापमान भी हम देख लेते हैं। तो आवश्यक वर्षा की बात हो चुकी है, आवश्यक तापमान की बात हो चुकी है। तो वर्षा तो कितनी चाहिए होती है? 150 से 200 सेंटीमीटर इसके लिए आवश्यक। ठीक है, पौधों के जो ये कॉफी के पौधे होते हैं उनके लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। आवश्यक तापमान चाहिए लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं बात कर लेता हूं मृदा कैसी चाहिए। ठीक है, तो और हम आगे जब मृदा वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो मृदा भी हम ढंग से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आवश्यक मृदा या डायरेक्ट लिख लीजिए, इसके लिए उपयुक्त मृदा कौन सी होती है? ठीक है, उपरयुक्त मृदा। और उपरयुक्त मृदा की यदि मैं बात करता हूं तो कौन सी उपयुक्त होगी मृदा, मुझे बताइए। मृदा उपयुक्त होने वाली है भैया कौन सी? लाल लैटेराइट मृदा, लाल लैटेराइट मृदा। ये लाल लैटेराइट मृदा है, ये इसके लिए उपयुक्त होती है। अब मैं बात कर लेता हूं इंडिया में। ठीक है, कॉफी उत्पादन में, कॉफी उत्पादन में भारत में अग्रणी राज्य कौन कौन से राज्य हैं जो कॉफी उत्पादन में अग्रणी योगदान रखते हैं? सबसे पहले नंबर पर मैं देखता हूं कौन सा है। पहले नंबर पर है कर्नाटक। सेकंड नंबर पर हम देखते हैं कौन सा है, जस्ट इसके नीचे केरल, और जस्ट केरल के नीचे है तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। ये 3 स्थान है जहां पर भारत में क्या है, कॉफी के लिए क्या है, ये अग्रणी है। ठीक है, इसके अलावा मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं, मैं बात करता हूं कॉफी की किस्में। मैं किसकी बात करता हूं? कॉफी की। ये कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है कि निम्न में से कौन सी कॉफी की किस्में हैं, और कॉफी की जो किस्म है, ठीक है, ये कई बार पूछी गई है। अरेबिका, अरेबिका, रोबस्टा। ठीक है, तो अरेबिका और रोबस्टा, इनमें से महत्वपूर्ण ये किस्में, ये महत्वपूर्ण किस्में पूछी गई है। ठीक है, लिवेरिका भी आप लिख सकते हैं, अरेबिका, रोबस्टा और लिवेरिका। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कॉफी की किस्मों के बारे में चर्चा हो चुकी है। और क्या लिख सकते हैं कॉफी के बारे में? इसके कॉफी के सारे फैक्ट हमारे हो चुके हैं। हाँ, एक मैं बात बता देता हूं, कर्नाटक है जो कर्नाटक राज्य है, इस कर्नाटक राज्य का एक जिला है चिकमंगलूर जिला। कौन सा जिला है? कर्नाटक राज्य का चिकमंगलूर जिला है, और उस चिकमंगलूर जिला के अंदर एक स्थान है बोल्ले हन्नूर। कौन सी जगह है? बोल्ले हन्नूर है। ये बोल्ले हन्नूर पर कॉफी के लिए क्या खोला गया है? अनुसंधान केंद्र भारत में खोला गया है। तो मैं यहां पर बात कर लेता हूं, यहां पर बात कर लेता हूं भारत में कॉफी का अनुसंधान केंद्र। ठीक है, भारत में कॉफी का रिसर्च सेंटर, या इसे बोल सकते हैं अनुसंधान केंद्र। और ये अनुसंधान केंद्र है कहां भैया? ये अनुसंधान केंद्र खोला गया है कर्नाटक के, कहां खोला गया है? कर्नाटक राज्य के। अब मैं यहाँ पर एक बार देखिए, 3 तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। एक में राज्य पूछा था तो आंसर कर्नाटक था, एक में जिला दे दिया था, कौन सा? चिकमंगलूर जिला, तो एक में चिकमंगलूर आंसर था, और एक बार में बोले हन्नूर ही दे दिया था, जो जिले के अंदर स्थान है वही दे दिया था। तो आपको तीनों स्थान है वो याद रखना है। 3 बार एग्जाम में पूछे गए हैं और अलग अलग नाम से पूछे गए हैं। फिर बच्चे डाउट रहता है आपके मन में कि अनुसंधान केंद्र है, आपने तो बता दिया था बोले हन्नूर, आ गया चिकमंगलूर। ठीक है, तो वो जिले के अंदर ही स्थान है। तो कर्नाटक राज्य के
चिकमंगलूर, चिकमंगलूर, चिकमंगलूर या चिकमंगलौर कह दीजिए या चिकमंगलूर कह दीजिए, बात एक ही है। तो चिकमंगलूर कर्नाटक राज्य के चिकमंगलौर जिले के बोले हन्नूर, बोले हन्नूर स्थान पर, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कर्नाटक राज्य के चिकमंगलौर जिला है, उसके बोले हन्नूर नामक स्थान है। यहाँ पर भारत में कॉफी का क्या खोल दिया है, रिसर्च सेंटर खोल दिया है, अनुसंधान केंद्र है वो यहाँ पर खोल दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ कॉफी की, तो कॉफी लगभग लगभग हमारी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। बात आती है कॉफी को मैं आपको दिखाने वाला हूं, कॉफी में मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूं। ये हमारे इस प्रकार हम देखते हैं, तो ये कंप्लीट हो चुकी है। एक फैक्ट आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कोई, भारत में किस प्रकार की कॉफी होती है, तो भारत में जिस प्रकार की कॉफी होती है उसका नाम है कौन सा, ये अरेबिका। तो भारत में कौन सी कॉफी उगाई जाती है, यहां लिख सकते हैं भारत में अरेबिका किस्म की, अरेबिका किस्म की कॉफी का उत्पादन होता है। कौन सी किस्म की, अरेबिका किस्म की कॉफी का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। ये आपके समझ में आई होगी, मैं आपको बताता हूं। चलिए देखिए, हमने देखा सबसे पहले, ठीक है, ये मैंने आपको चाय वाले जो बागान है वो आपको दिखा दिए। इसके अलावा फिर मैंने बताया कि कॉफी है, कॉफी सबसे पहले है अफ्रीका महाद्वीप है, इस महाद्वीप की वहां क्या है, मूल फसल है। वहां हम देखते हैं 3 स्थान है, कोलंबिया में भी कॉफी, कोलंबिया, इथोपिया, ब्राजील, लेकिन मुख्य इसकी जो कॉफी है वो कहाँ है, ब्राजील की। तो ब्राजील है, इस ब्राजील में भी कॉफी है, जो बागान होते हैं जिन्हें फेजेंडा कहा जाता है, लिख लेते हैं। इस फैक्ट को भी मैं वहां पर ऐड कर देता हूं, ठीक है, यहाँ, या फिर इनको पहले ही मर्ज कर दिया जाए, हाँ यहां लिख देता हूं। ब्राजील देश में, ये भी क्वेश्चन कई कई बार पूछा गया है, तो लिख लेते हैं नोट। ब्राजील देश में कॉफी के बागानों को, कॉफी के बागानों को क्या बोला जाता है बताइए, कॉफी के बागानों को फजेंडा बोला जाता है, फजेंडा बोला जाता है, ठीक है। इसको मैंने मर्ज कर दिया है। यदि आप नोट्स बना रहे हैं, आप हमारे इस चैनल से जुड़ते हैं सरल भूगोल से, तो इस सरल भूगोल से आपको किस में जोड़ दिया जाएगा, टेलीग्राम में भी जोड़ दिया जाएगा। और टेलीग्राम में जितनी पहली क्लास है उससे लेकर के और लास्ट तक आपको किस में जो पीडीएफ है वो सारी सेंड कर दी जाएंगी, ठीक है। तो ब्राजील देश है, इस ब्राजील देश की हमने बात कर ली है। ब्राजील देश में कॉफी के बागानों को फेजेंडा कह दिया, ये मैंने बता दिया। कॉफी के लिए कितनी आवश्यक मात्रा है, इसे बीजों से प्राप्त करते हैं, पत्तियों से नहीं। इसमें क्या पाया जाता है ये भी लिख लेते हैं, ठीक है। कॉफी में ये लिखा है नहीं लिखा है, कैफीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। कैफीन, कॉफी में क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है, ये भी लिख लेते हैं। इस बात को भी आप यहां पर मर्ज कर लीजिए, ठीक है। कॉफी में नशा या ताजगी, नशा या ताजगी प्रदान करने वाला यदि कोई तत्व है तो वो कौन सा है, कैफीन है। ध्यान रखना, चाय में कैफीन और टैनिन दोनों थे, लेकिन यहां पर क्या है, ओनली कैफीन है, ठीक है। टैनिन यहाँ पर नहीं है, इसको भी मैंने मर्ज कर दिया। आवश्यक वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर, आवश्यक तापमान 20 सेंटीमीटर चाहिए। मृदा इसके लाल लेटेराइट मृदा चाहिए कॉफी उगाने के लिए। भारत में देखो मैं कौन कौन से राज्यों में होती है, सबसे ज्यादा फर्स्ट स्थान पर कर्नाटक में, दूसरे स्थान पर कॉफी केरल में, और तीसरे स्थान पर कहाँ है,
तमिलनाडु में होती है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ ब्राजील देश में कॉफी के बागानों को फेजेंडा कह दिया है। और कॉफी में नशा ताजगी देने वाला तत्व तो कौन सा हो गया है, कैफीन हो गया है। इसके बाद में लेकर के आया है कॉफी की 3 किस्में हैं, अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका, जिसमें हम देखते हैं भारत में ये अरेबिका किस्म है, ये बहुत अच्छी किस्म है इसकी। भारत में जो अरेबिका किस्म है इसी का उत्पादन किया जाता है। कौन सी किस्म का, अरेबिका किस्म का ही उत्पादन होता है। और एक रिसर्च सेंटर खोल दिया है हमने, कर्नाटक राज्य है, और उस कर्नाटक राज्य का एक स्थान है जिसका नाम क्या है, चिकमंगलूर जिले के अंदर है, बोल्ले हन्नूर स्थान है। यहाँ पर क्या खोल दिया है हमने, कॉफी का रिसर्च सेंटर हमने खोल दिया है। आगे मैं बात करता हूं, आपको मैं कुछ चीज दिखाने वाला हूं, ठीक है। थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं कि आखिर हमने पढ़ा क्या क्या है। देखिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा था। ये देखिए सबसे पहले पिछली क्लास का मैं थोड़ा सा 2 मिनट में रिवाइज कराऊं आपको। हमने प्रथम हरित क्रांति पढ़ी थी। इस प्रकार ये हमने क्या पढ़ी थी, प्रथम हरित क्रांति पढ़ी। इसके बाद हमने क्या देखा, हमने ये देखा प्रथम हरित क्रांति के बाद सबसे पहले हमने क्या किया है, एक कार्यक्रम चलाया है, ठीक है। प्रथम हरित क्रांति में सबसे पहले तो हमने फूड एग्रो सोसाइटी है एक आयोग बनाया था 58 में। 60 में हमने क्या किया था, 60 में हमने आईएडीपी कार्यक्रम चला दिया है, गहन कृषि जिला कार्यक्रम। हमने 63 में देख लिया था, इसको क्षेत्र में बदल दिया, आईएडीपी की जगह आईएएपी कर दिया है, ए यानी एरिया को जोड़ दिया है इसमें। इसके अलावा फिर हमने क्या किया, 66-67 एक वित्तीय वर्ष में हमने एक योजना चलाई थी जिसे हम बोल दिया हमने एक वित्तीय वर्ष कौन सा था, वो 66-67 था। या पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, वो तीसरे नंबर की पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, जिसके तहत हमने प्रथम हरित क्रांति थी वो देश में लेकर के आए। संपूर्ण देश में प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत कर दी थी 1966-66 से। इसके बाद में बात करता हूं प्रथम हरित क्रांति की सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया गया है, तो उन्नत प्रकार के बीज हैं इन पर इसमें सबसे ज्यादा जोर दिया गया। इसके बाद हमने देखा कि प्रथम हरित क्रांति के तहत ये चीजें हैं वो आ चुकी थी, ठीक है, कृषि में शामिल हो चुकी थी। प्रथम हरित क्रांति के हमने लाभ देख लिए थे और प्रथम क्रांति की हमने हानियां भी देखी थी, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था द्वितीय हरित क्रांति। द्वितीय हरित क्रांति पर हमने किस पर जोर दिया, मृदा परीक्षण पर जोर दिया है, परंपरागत तरीकों पर जोर दिया है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। इसके अलावा द्वितीय हरित क्रांति थी जिसे इंद्रधनुष क्रांति भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंद्रधनुष क्रांति भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें सारी जो भी चीजें हैं उन सारी क्रांति को, श्वेत क्रांति हो, हमारी कौन सी क्रांति हो, गोल्डन क्रांति हो, इसके अलावा हमारी कौन सी क्रांति हो बताइए मुझे, नीली क्रांति हो, ये सारी जितनी भी क्रांतियां हैं इन सारे को एक जगह यहाँ पर कर दिया, तो इसे इंद्रधनुष क्रांति कह दिया है। क्योंकि इंद्रधनुष में भी तो विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं, सारे रंग शामिल होते हैं, इसीलिए उसका नाम इंद्रधनुष है। इसीलिए यहाँ पर सारी क्रांतियां एक साथ कर दी तो इसका नाम भी इंद्रधनुष क्रांति इसका नाम दे दिया था। इसे भी हम ढंग से पढ़ चुके हैं। द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत यदि देखी जाए तो राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 से मानी जाती है। यह बहुत महत्वपूर्ण इसका फैक्ट है। और द्वितीय हरित क्रांति है, इसमें जैविक उर्वरक या और जो ऑर्गेनिक हमारे क्या होते हैं, उर्वरक होते हैं, ऑर्गेनिक खेती पर इसमें जोर दिया गया था, ठीक है। ये भी हम देख चुके थे। तो इस प्रकार, और आज हमने क्या देखा है, आज हमने इसमें क्या शामिल कर लिया है, आज हम पढ़ लिए थे, ये भी एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, चाय पढ़ा। चाय में सबसे जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो मैं बता देता हूं, जहां से आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुत बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो झाड़ीय पौधा है, पत्तियों से प्राप्त स्टेटमेंट में पूछ लिया गया है। ये स्थान है, ये क्वेश्चन है लगभग 10 से 20 बार है वो पूछा गया है। अलग अलग स्टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन मिला है कि भारत में कौन कौन से स्थान है। एक ये भी पूछा गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि कहां पर चाय उत्पादन हेतु अग्रणी राज्य पूछ लिए गए हैं, ठीक है। और विश्व में भी ये कहां पर है देश, ये भी क्वेश्चन बना है। इसके अलावा मैं बात करता हूं, ये पश्चिम बंगाल का है, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। आजकल राज्य तो सबको याद है लेकिन ये स्थान अंदर से पूछे जाते हैं, ये और ये ऊटी स्थान, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके बाद यदि मैं बात करता हूं, ये कैफिन टैनन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अनुसंधान केंद्र है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं लगभग बात करता हूं, इतनी चीज यदि आपको याद है तो आप सोचिए आपका क्वेश्चन सही होने वाला है। किससे, चाय से। कॉफी की मैं बात कर लेता हूं, कॉफी में बहुत इंपॉर्टेंट है साओ पालो नगर, विश्व के संदर्भ में जब आप विश्व की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सेंटोस बंदरगाह है, ये दोनों ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैं भारत की बात करता हूं तो भारत में वही एक तो अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं, ये अग्रणी राज्यों के बारे में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा पूछ लिया जाता है कैफिन हो गया, ये हो गया, ये नई चीजें बहुत कम पूछी जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा पूछ लिया जाता है अनुसंधान केंद्र। तो भारत में अनुसंधान जो केंद्र है वो कहां पर है, ये पूछ लिया जाता है चिकमंगलूर जिला के अंदर है, बोले हन्नूर। राज्य पूछ लिया जाए तो कर्नाटक।
इस प्रकार इतनी चीजें यदि हमने ढंग से पढ़ी है, इतनी चीजें यदि हमने ढंग से पढ़ी हैं, तो आपको अब विश्वास हो रहा होगा कि हमने कृषि को कितने विस्तार से पढ़ा है। आप एक बार सोचिए, हमने सबसे पहले भारतीय जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, भारत का भूगोल, इस भारत के भूगोल में सबसे पहला टॉपिक हमने देखा था भारत की झीलें। और ये भारत की झीलें थी, जितनी भी महत्वपूर्ण झीलें थी, जो अभी तक मैंने आपको ये बताया था लगभग लगभग जो शामिल कर ली थी रामसर आर्द्र भूमि में, वो लगभग लगभग मैंने आपको सारी बता दी है। ठीक है, इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट झीलें नहीं है। आप एक बार जाके देखें, किसी भी कोचिंग के नोट्स उठा के देखें, हमारी तुलना करके देखें, आप सबसे जो क्या है हमको अच्छी स्थिति में पाएंगे। इसके अलावा मैं बात करता हूं, दूसरे नंबर पर मैंने नदियां ली हैं। उन नदियों को जिस हिसाब से मैंने पढ़ाया है, मैप में जैसे दिखाया है, मैं फिर बोल रहा हूं, यदि उस हिसाब से आपने मैप में भर के नहीं पढ़ा है, तो आपकी जिंदगी में कभी भी नदियां समझ में आने वाली नहीं है। फिर बोल रहा हूं, बार बार देखें, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो बार बार उस आप वीडियो को देखें, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार आपको अवश्य समझ में आने वाली है। और रिवाइज करें, आप मैप लेकर के उनको भरना शुरू करें। तीसरे नंबर पर मैं आपको टॉपिक लेके आया था, वो पूरा टॉपिक था ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन पूरा समझने वाला टॉपिक है। एक एक ऊर्जा संसाधन को ढंग से समझाया गया है। यदि आपने नहीं समझा है तो ये आपकी कमी है, आप जाएंगे और ढंग से उन सारी चीजों को समझेंगे। तो फिर मैंने लिया है भारत में खनिज। फिर बोल रहा हूं, भारत में खनिज चौथा जो टॉपिक लिया था, रटने वाला टॉपिक है, याद करने वाला टॉपिक है। बिल्कुल आपको 50-50 बार सारी चीजें याद होनी चाहिए। जैसे यानी हाउ होनी चाहिए, कितनी बार रिवीजन कर देना चाहिए। जैसे हम पढ़ रहे हैं अभी कौन सा टॉपिक, भारत में कृषि, लेकिन अभी हमसे कोई पूछ ले, क्या पूछ ले कि भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र बताइए, तो भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। और कैसे होने चाहिए, आप बिल्कुल आंख बंद करेंगे और तुरंत बताएंगे कि लद्दाख की पूंगा घाटी है, ठीक है, लद्दाख की पूंगा घाटी है। हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश का क्या है, मणिकर्ण है, उत्तराखंड है, इसमें तपोवन है, सूरजकुंड है, छत्तीसगढ़ में मैं बात करता हूं, ठीक, झारखंड में, और छत्तीसगढ़ में है तातापानी। ऐसे आपको यदि याद रहे हैं तो आप समझ लेना कि आपने उनका कम से कम कई कई बार रिवीजन किया है। इसके अलावा खनिज है, खनिज में यदि आपसे पूछ लिया जाए, बताइए कोयले के प्रमुख स्थान झारखंड में कौन से हैं, तो आप तुरंत बताएंगे झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करणपुरा। झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करणपुरा। इस हिसाब से तुरंत आपकी रिकॉल हुआ है, वो तब ही संभव है जब आप 50 से 100 बार कम से कम इनका रिवीजन करते आए हैं। ठीक है, फिर बोल रहा हूं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप अपने कान में ईयरफोन डालें और अपने वीडियो को चला के सोते हुए, उठते हुए, जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप मेरी वीडियोस हैं इनको कान में लगा के रखें। बार बार जब सारी चीजें आपके दिमाग में घूमेंगी, आप बार बार सारी चीजों को सुनेंगे, सारी चीजें याद होने वाली है। ठीक है, इस प्रकार ये हमने 4 टॉपिक थे, बहुत ढंग से तैयार किए थे। और 5वां टॉपिक है भारत में कृषि, इसको भी हम इतने अच्छे ढंग से तैयार कर रहे हैं, सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। एक एक चीज, एक एक फैक्ट जो भी एग्जाम में पूछा गया है, उन सबको यहाँ पर मर्ज किया गया है। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी कोई आपको पढ़ाने वाला है वो बहुत ही विस्तार से सभी जगह से पढ़ के आने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मैं सारी जगह से पढ़ के आ रहा हूँ, आप टेंशन नहीं ले। जितने भी सोर्स हैं उन सब सोर्स से कहां से कितने क्वेश्चन कहां से बनते हैं, वो सबको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए कंटेंट तैयार किया जा रहा है। ये कंटेंट ही तो किसी आदमी की पहचान होती है। मेरे नोट्स हैं, मेरे कंटेंट है, यही तो मेरी पहचान बनने वाली है। और आप विश्वास कीजिए, हम ऐसा काम करने वाले हैं, ज्योग्राफी में एक नई दिशा देने वाले हैं। मैं अब पूरी मैराथन लेने वाला हूं। जैसे ही हमारी पूरी इंडियन ज्योग्राफी होगी, मैं लगातार मैराथन लूंगा, आपके सामने लाइव आके मैराथन लेने वाला हूं, सुबह से लेकर शाम तक। और पूरे टॉपिक्स का शुरू से शाम तक रिवाइज करेंगे, और वो भी केवल और केवल मैप्स के अंदर। ठीक, तो आप रिवीजन करते जाएं, लगातार टॉपिक्स को लेते जाएं, ऐसी मुझे उम्मीद होगी। और आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, और इस सरल भूगोल चैनल है, इसको सपोर्ट करें। बस इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, इसके कुछ पार्ट्स भी बचे हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।